हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड यानी अपने भर्ती 2025 यानी राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल आपके लिए फोर्थ ग्रेड में इंपॉर्टेंट रहने वाला यूं क्या यूं हिंदी का पेपर। हिंदी और इंग्लिश आज आपके मिक्स में क्लास पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं। हाँ साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी वाक्य में कर्म कारक नहीं है, यानी अपने को ऑप्शन प्रश्न दे रखा है कि किसी वाक्य में, यानी इन जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कर्म कारक नहीं है। यानी बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है और राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। यानी अपने को जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अपने को बताना है कि कर्म कारक कौन सा नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि कर्म कारक क्या होता है ये जानना होगा। अगर हमें पता होगा कि कर्म कारक क्या है तभी हम बता पाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। जैसे कि अगर हमें पता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम की रणनीति क्या है, अपनी अपने को जो अपना माइंड में पूरा का पूरा अपने को तैयार करना है, यानी कौन से दिशा से अपने को चलना है आगे आगे। तो ये सभी अगर हमने पहले से दिशा निर्देश अपने को चुन रखे हैं, अपने को सहज कर रखे हैं, तो उसी तरीके से हम अपने का आगे रणनीति को बढ़ाते चलेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें पता ही नहीं है कि कर्म कारक होता है क्या, तो अपने को ऑप्शन राइट करने का कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कर्म कारक क्या होता है। उसके लिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कर्म कारक की, कि वह वस्तु, कर्म कारक की परिभाषा लिख रहा हूं ये मैं, वह वस्तु या व्यक्ति, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी वाक्य में जो की गई क्रिया है, वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कारक कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। तो यह यहाँ पर ये इसकी एकदम डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। तो अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा वाला, यानी के सी वाला ऑप्शन। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सुलाने की जो क्रिया हो रही है, यानी ये जो सुलाना है ये यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो इसका डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अपने बच्चे के ऊपर। यानी ये क्या है? बच्चा यहाँ पर कर्म, ये हो जाएगा आपके कर्म, ये हो जाएगी आपकी क्रिया। यानी डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है आपके बच्चे पर, यानी आपके कर्म पर पड़ रहा है, इस प्रकार ये कर्म कारक यहाँ पर होगा। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्वाला गाय दूहता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो को कारक है यानी लुप्त है, गाय को दूहता है, यहाँ पर आ सकता था गाय को दूहता, पर ये जो यहाँ पर को कारक हो रहा है ये यहाँ पर लुप्त, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दूहने की जो क्रिया का प्रभाव है डायरेक्ट गाय पर पड़ रहा है, तो उससे ये भी क्या हो रहा है? कर्म कारक प्रभाव हो रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बुलाने की जो प्रक्रिया है या फिर क्रिया है उसका प्रभाव डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ये हो जाएगी यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर ब्राह्मण हो जाएगा कर्म। तो क्रिया का जो प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है वही कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर रोते रोते सो गया, तो सोना तो यहाँ पर एक क्रिया हो गई, पर इसका कोई कर्म नहीं है। रोते रोते कोई कर्म नहीं होता है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए वाला, यानी आपके ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बालक बालक रोते रोते सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दाल में कुछ काला होना। ये आपकी क्या है? मुहावरा है। कई बार आपने सुना होगा कि दाल में कुछ काला है। यहाँ यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि कोई गड़बड़ नजर आ रही है, कोई गड़बड़ नजर आ रही है, ये कोई आपके, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं पर उसमें कोई आपके को थोड़ी बहुत आपके क्या हो रही है? हानि, या फिर कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको हानि का अंदेशा लग जाए, तो उसके लिए दाल में कुछ काला होना। और कई बार बोला जाता है कि दाल ही पूरी काली है, दाल ही पूरी काली है। और काली दाल किससे बोलते हैं? आपको पता ही होगा, उड़द की दाल को। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दाल जल जाना, तो ये देखिए ये डायरेक्ट अर्थ निकाल रहा है, मतलब ये नहीं है यहाँ पर। दाल में कुछ गिर जाना भी नहीं है आंसर। दाल का छोंक जल जाना, तो ये भी करेक्ट नहीं हो गया। और यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आशंका या संदेह होना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 30 से ज़्यादा प्रश्न। तो ये सभी जो प्रश्न है यहाँ पर ये मैं आपकी हिंदी प्लस ये अंग्रेजी दोनों के आपके जो प्रश्न लेकर आया हूँ, ये आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपके। तो इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, अपनी नज़र से निकालना पड़ेगा। और अगर इनके आपको आंसर पता है, तो अगर आपने लगभग देखिए ये अगर माना कि 20 प्रश्न है, तो 20 से अगर आप 20 में से आपने 15 में से 15 प्लस राइट कर दिए, यानी 20 में से 15 प्लस राइट आंसर कर दिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट और अधिक 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 गहन क्रिया के बाद निकाले गए, यानी इसको जो बाद में पीवाईक्यू से जो निकाले गए प्रश्न है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनको बिल्कुल आपको क्या करना है, कमेंट में इसके आंसर साथ के साथ बताना जाना है, और अंत में बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न राइट हुए। तो राइट प्रश्नों की संख्या आपको लास्ट में क्या करना है, कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न हो जाएगा, किसी विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संख्या है, यानी विशेषण से बनी भाववाचक संख्या कौन से ऑप्शन में राइट हो रहे हैं, तो महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य और नैतिकता और छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता और धैर्य, गौरव और पशुता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल ए वाला, यानी आपके पहला ऑप्शन महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। यहाँ पर आपको बता दें कि एक हो रहा है यहाँ पर विशेषण, एक हो जाएगा आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण पहले हमें ये क्या रखा है, ये सामने जो दे रखे हैं ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा है। यानी पहला हो गया आपके महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। और इसका जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पहले महत्व का हो जाएगा महत, सौंदर्य का हो जाएगा सुंदर, और आपके प्राथमिकता का क्या हो जाएगा, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दुर्बल व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्बल व्यक्ति में दुर्बल व्यक्ति में कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सी, यानी गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो दुर्बल शब्द है वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है या फिर दोष बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिकी सेनापति। अमेरिकी सेनापति अच्छे नाविक होते हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक, गुणवाचक, अनिश्चितवाचक और संख्यावाचक। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके प्रश्न की एक जो परिभाषा बताई थी, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। यानी कि ये आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क रहने वाला है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस क्रम में सेना का पर्याय है, यानी सेना का पर्यायवाची शब्द कहाँ पर है, अरि, विभा, पुंज और चमू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके चमू। सेना के पर्याय क्या क्या हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा चमू, और अगर कौन कौन से होते हैं, तो एक हो जाएगा अनी, एक हो जाएगा आपके दल, एक हो जाएगा कटक, एक और कौन सा हो जाएगा फौज, एक हो जाएगा आपके वाहिनी, और एक और हो जाएगा आपके सैन्य। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये सभी सेना के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, यानी तीन ऑप्शन होंगे आपके कृष्ण के पर्यायवाची, और एक ऑप्शन हो जाएगा आपके कृष्ण का जो पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव, माधव, केशव और मोहन। आपको नाम से ही पता चल रहे होंगे कि ये सभी जो कृष्ण के पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। तो इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके राजीव, यानी राजीव आपके कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कृष्ण भगवान को आपके माधव, केशव, मोहन ये सभी बोला जाता है। और इनके साथ साथ अगर बात करें इनके और पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो इनके पर्यायवाची शब्दों में पहले आ जाएगा आपके माधव, माधव के बाद आ जाएंगे आपके केशव, एक आ जाएंगे आपके मोहन, एक और आ जाएंगे आपके वासुदेव, और आगे कौन से आ जाएंगे, गिरधर, और आगे आ जाएंगे आपके गोपाल, और इसके बाद आ जाएंगे आपके मुरारी। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि राजीव, अगर आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि राजीव को किसका आ जाएंगे, तो यहाँ पर पर्यायवाची किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कमल का पर्यायवाची। और जबकि शेष कृष्ण के पर्यायवाची ये तीनों जो है ये किसके हैं, कृष्ण के पर्यायवाची, और राजीव किसका पर्यायवाची, आपके कमल का। और आपके कृष्ण भगवान के जो पर्यायवाची नाम है, तो वो क्या हो जाएंगे, माधव, केशव, मोहन, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल और मुरारी। तो यहाँ पर इनके लिए एक गाना भी है, क्योंकि कृष्ण भगवान के इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कंकोपत्री, यानी एक आपका कृष्ण भगवान के लिए गाना है कि
आपके नाम हजार हैं, क्या लिखूं कंकोपत्री में, यानी कंकोपत्री में क्या लिखकर आपको मैं आमंत्रण भेजूं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो कोयल, काग, शुक और मयूर। तो ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोयल। यानी श्यामा, कलापी, पाली और बसंत दूत किसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके? कोयल के लिए। तो ये सभी कोयल के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। एक और आपके अगर साथ साथ इनके दूसरे नामों की बात करें तो एक हो जाएगा आपके कोकिला। कोकिला, श्यामा, कलापी, ये नाम भी लिख लेते हैं आप। कलापी, पाली, बसंत दूत, और कौन कौन से नाम हो जाएंगे इनके? पीक, और हो जाएगा आपके कलकंठ। यानी इनमें से आपके कोई सा भी पूछ सकता है, तो आपको सभी के सभी याद होने चाहिए। वन प्रिया, वन प्रिया के साथ साथ हो जाएंगे आपके ये बाकी सभी जो दे रखे हैं, यानी कोयल, कोयल के हैं तो कोयल यहाँ पर आएगा। कोकिला, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत, पीक, कल्पन, कलकंठ और वनप्रिया और कोयल, ये सभी क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे एक दूसरे के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके संधि से संबंधित। तो संधि से संबंधित क्या प्रश्न है? निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीर प्लस लेप, नीह प्लस लेप, नीर प्लस अलेप और नीह प्लस अलेप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता देना है डायरेक्ट, नीह प्लस लेप। यानी जो ये विसर्ग लग रहा है जो ये नी प्लस नी के आगे जो ये दो डॉट लग रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर र का लोप कराएंगे। और नीह प्लस लेप क्या हो जाएगा? निर्लेप। यदि आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग योग वर्ण के प्रथम दो वर्ण और श श श को छोड़कर अन्य व्यंजन और स्वर होते हैं, तो विसर्ग को क्या बदलता है? र में बदलता है। जैसे कि आपके एक और आपके ये तो हो जाएगा एक उदाहरण। इसके साथ साथ एक और उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा नीह प्लस गुण। नीह प्लस गुण क्या हो जाएगा? निर्गुण। यहाँ पर भी देखिए ये र का लोप हो रहा है, किसके कारण? विसर्ग के कारण। चीजें क्लियर हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नहीं समझ में आ रहा है कहीं पर तो भी वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ह अल्प प्राण व्यंजक है, ड उच्छिक्त वर्ण है और श संघर्षीय वर्ण है और म स्पर्श व्यंजक है। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ह अल्प प्राण व्यंजक है, ये असत्य कथन है। बाकी ये तीनों जो कथन है, ये तीनों के तीनों आपके सत्य कथन हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये अगर अल्प प्राण है तो ये अल्प प्राण नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपके आ जाएगा महाप्राण। क्या कौन सा व्यंजन है? व्यंजक है। कौन सा व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन। यानी अल्प प्राण की जगह क्या आ जाएगा? महाप्राण व्यंजन। और इस प्रकार के व्यंजनों में क्या होता है कि उच्चारण में सांस की मात्रा ज्यादा लगानी पड़ती है। यानी हम जब बोलते हैं इसको तो महाप्राण यानी अपनी ज्यादा सांस की मात्रा लगानी पड़ती है, जिससे इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के हैं? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तीसरा वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये तीनों के तीनों आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से अकर्मक क्रिया का चयन। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अकर्मक क्रिया में कर्म का, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई क्रिया है तो क्रिया के साथ कोई भी क्रम अपेक्षित नहीं होता है, और उसकी वजह से ये अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल बी वाला, यानी रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यह काम पहले करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, करण कारक प्रसर्ग का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किसान सुबह से मेहनत शुरू करता है, बालक पुस्तक से पढ़ रहा है, हम नाक से सांस लेते हैं और श्रेया मुंबई से आई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि करण कारक का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो वो हो जाएगा आपके कौन सा वाला? हम नाक से सांस लेते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि से का प्रयोग हुआ है। से का तो प्रयोग लगभग देखिए कि चारों में हो रहा है, पर यहाँ पर जो से का प्रयोग हुआ है वो किस लिए हुआ है? साधन के रूप में, यानी ना को एक साधन के रूप में और साध्य के संबंध को दर्शाता है। साध्य क्या? यहाँ पर सांस, और साधन क्या हो गया? नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गायक का सही संधि विच्छेद, यानी गायक का संधि विच्छेद पूछा गया है। ये आपके गायक आ सकता है, नायक आ सकता है। तो इस प्रकार इसके अगर आपको संधि विच्छेद पूछे तो इसको बिल्कुल आपको कौन सा कर देना है? यहाँ पर बी वाला, यानी गे, यानी जो डबल मात्रा है बड़ा ए और अक,
तो गेय प्लस अ क्या हो जाएगा, गायक। इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस ओ का लोप हो रहा है, ए प्लस अ का लोप हो रहा है और क्या बना रहा है, आए। कौन सी संधि है ये, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। देखिए आपके यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है। ओथेला सेड दे दिस इज माय फर्स्ट गिफ्ट टू माय वाइफ। तो यहाँ पर आपकी क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ इसमें, जो ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच में दिस की जगह बजाय आपको डेट का प्रयोग करना है। और अन्य परिवर्तन आपके उपयुक्त वाक्य के बाद ही नियमानुसार हो जाएंगे। और इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके बिल्कुल सी वाला, यानी आपके ओथेला डिक्लेयर्ड डेट डेट वाज हिज फर्स्ट गिफ्ट टू हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े प्रश्न आपके शायद स्क्रीन पर पूरे आ रहे नहीं होंगे, देख लेते हैं एक बार। अगर सी वाला ऑप्शन राइट हुआ तो वो आपके नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, द पुलिस मैन आस्क द मैन वाई ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द बेंच। तो ये क्या भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही ये उदाहरण है। और पास्ट कंटिन्यूस का इनरोगेटिव जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में विपरीत नियमों का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर वाई का प्रयोग करने से कनेक्टिव में के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपके जो डी वाला है वो राइट हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही सेड होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। यानी ही सेड होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये लाइन भी बहुत अच्छी सुविचार के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर अपने को सुविचार नहीं देखना है, अपने को यहाँ पर देखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अपने को यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है, और इस वाक्य से कहावत यानी प्रोवर्ब का भाव प्रकट प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये कहावत ये है कि सभी बोलते हैं कि होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो इसका नियम में क्या होगा कि रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट टेंस में होते हैं उसको रिपोर्टेड टेंस का टेंस नहीं बदलेंगे इसमें। और विकल्पों से प्रतीत क्या हो रहा है कि कोई भी उत्तर आपके लिए सही नहीं है। तो सही वाक्य होगा ही सेड दैट होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो इसके लिए ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों के चारों ऑप्शन गलत होकर यहाँ पर एक और ऑप्शन जुड़ जाएगा आपके ई वाला। उसमें क्या बोल रहा है कि ही सेड दैट होनेस्टी इज द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि इसमें अपने को ज्यादा कोई अंतर नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ से की जगह सेड की जगह यानी इन दोनों के ये जो कोमा है इनको हटा कर क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखना है। बाकी ये पूरा का पूरा कंप्लीट येगा यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। यानी हम किसी को बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वापस इसको भी चेंज करना है अपने को रिपोर्टेड स्पीच में। तो प्रार्थना जो प्रेयर के लिए होता है उसमें मे का प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या करेंगे, प्रेड में बदलकर वाक्य को असरेटिव बना देंगे और कनेक्टिव डेट का प्रयोग करेंगे। तो मे को माइट में बदल देते हैं, और इस प्रकार अपने को राइट आंसर कौन सा मिल जाएगा, डी वाला, यानी ही प्रेड डेट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज। तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए आपको होमवर्क मिलेगा, ये आपको कमेंट में बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर हो रहा है। इसको बदल कर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक स्पेशल सब्जेक्ट पे आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।